हम लोग कल कैलकुलेशन देख रहे थे एरर का, उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन देख लिए। अब लास्ट क्या बचा हमें? पावर का, है ना। तो एरर इन पावर, आइए हम लोग देख लेते हैं एरर इन पावर। तो देखिए मेरा कहना यह है कि मान लो अगर आपका ए स्क्वायर है कुछ भी, तो एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन ही है ए इंटू ए। तो अगर मुझे ए का एरर निकालना है तो कल हम लोग सीखे हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड करते हैं और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर। याद आ रहा है? तो यहां पर अगर मुझे निकालना होता इस ए का एरर तो कैसे निकालते हैं? मान लो एक फॉर्मूला लेते हैं कुछ भी, मान लो ना एरिया ऑफ सर्कल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब मान लो मुझे एरिया में कुछ भी एरर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा ए बाय ए। एक स्टेप और कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ ए इक्वल टू मैं लिख सकता हूं पाई आर इंटू आर। तो अब देखो कल वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर ए में एरर निकालना है तो बोलेंगे डेल्टा ए बाय ए इक्वल टू पाई, तो अपने आप में कांस्टेंट है, उसका कोई एरर नहीं। तो इस आर का एरर डेल्टा आर बाय आर प्लस इसका भी डेल्टा आर बाय आर। यही तो किए, फ्रैक्शनल एरर को जोड़े रिलेटिव एरर को। अब ऐसा दो बार लिखो, या दोनों एक ही है तो एक ही बार आप क्यों नहीं लिख देते? 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम लोग क्या रूल बना लिए कि जब भी पावर होगा तो रूल तो वही चलेगा, पर जो भी पावर में होता है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। देखो यहाँ आर स्क्वायर था तो ये 2 टाइम्स हो गया। अगर यही आर क्यू होता तो डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा बाय आर बाय आर, यानी 3 टाइम्स हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब भी पावर होगा, पावर कुछ अलग रूल नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन ही। पर हम लोग अभी ये दो बार स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे जो पावर में जो डिजिट है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लो कोई क्वांटिटी है x, जिसकी वैल्यू है a की पावर p, b की पावर q और c की पावर p q r मान लो, ठीक है। अब मुझे x में एरर खोजना है तो रूल वही है, फ्रैक्शनल एरर ऐड होगा मल्टीप्लीकेशन में भी और डिवीजन में भी। अब या तो a को p टाइम्स लिखो, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितनी बार? p टाइम्स। p कुछ भी डिजिट हो सकता है। या यहां पर मुझे समझ में आ गया इसकी पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है। इसी तरीके से a के मल्टीप्लाई में p आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में q आ जाएगा। तो हम बोलेंगे इसकी एरर खोजेंगे इस तरीके से, a की पावर p है तो p ले लिया इंटू ए का एरर डेल्टा ए बाय ए प्लस बी की पावर क्यू है तो क्यू इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस सी की पावर आर है तो आर इंटू डेल्टा सी बाय सी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये नीचे रहे ऊपर रहे इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसी तरीके से जाएंगे। सी की पावर आर मतलब सी आर टाइम्स है और रूल एक ही होता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का, इसे नोट कर लीजिए। अगर कोई बोले कि नहीं मुझे ना ये एरर नहीं चाहिए, ये तो रिलेटिव एरर है, मुझे परसेंटेज एरर चाहिए, तो कोई बात नहीं, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? नोट कर लीजिए, बस छोटी सी इंफॉर्मेशन है। एक दो क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। हालांकि ये आसान है, एक बार आया है अपने नीट में रिसेंटली 2-3 साल में, एक बार तो मुझे दिखा है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, दिया हुआ है p इक्वल टू एक्स क्यू वाई वाई जेड क्यू और हमें एरर दे रहा है, हमें दे रहा है परसेंटेज एरर इन x 1%, परसेंट ई फॉर एरर है, परसेंटेज एरर इन y ये 2% है और परसेंटेज एरर इन z ये आपका फिर से 1% है। और हमसे बोल रहा है फाइंड परसेंटेज एरर इन p। अब p में परसेंटेज एरर चाहिए तो मुझे पता है
सिंपली कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर इन पी क्या हो जाएगा, देखिए x की पावर 3 है तो 3 टाइम्स x की एरर, ये जो आप लिखते थे a की पावर p, तो p टाइम्स ये क्या था, ये तो एरर ही लिखते थे ना a का, तो यहां एरर का डायरेक्ट वैल्यू ही दे दिया है 1%, तो लिख दीजिए 1% लिखना है, परसेंट लिखिए, प्लस y की पावर तो कुछ नहीं है, 1 है तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, ये है 2%, प्लस z की पावर 3 है तो 3 इंटू z का फिर से 1%, तो आपका हो गया 3% प्लस 2% प्लस 3%, आपका हो गया 8%, है ना। इफ परसेंटेज एरर इन रेडियस, if percentage error in radius of a sphere is 2%, find percentage error, in 1 2 3 तीन क्वेश्चन है, फर्स्ट लिखिए एरिया, सेकेंड लिखिए वॉल्यूम, तीसरा लिखिए डायमीटर, फाइंड परसेंटेज एरर इन इट्स, फर्स्ट लिख रहे हैं एरिया, वॉल्यूम एंड थर्ड में डायमीटर, और दिया हुआ है परसेंटेज एरर इन रेडियस, रेडियस का परसेंटेज एरर दिया है 2%, तो तीनों के फॉर्मूले में रेडियस ही आता है, तो आप सॉल्व कर दीजिए, जैसे मैं फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं, मान लीजिए, तो अगर एरिया है, एरिया तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्क्वायर का, बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, अब 4 पाई तो कोई मतलब का नहीं है तो आर स्क्वायर ही ये रहेगा, तो परसेंटेज एरर जो इसमें निकलेगा ए में, वो क्या निकलेगा, 2 टाइम्स आर का एरर, और आर का एरर आपका ऑलरेडी 2% है, यानी ये कितना हो गया 4%, क्लियर है ना। इसी तरीके से निकाल लीजिए जल्दी से, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, ये जो कांस्टेंट है ये कुछ भी दिया हुआ है इससे आपको मतलब नहीं है, जैसे वॉल्यूम लेंगे 4/3 तो 4/3 से कोई मतलब नहीं है, एरिया जो है 2 डायमेंशनल होता है आर स्क्वायर है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है आर क्यू आ जाएगा, समझ पा रहे हैं, रेडियस लीनियर है मतलब आर की पावर 1 रहेगा, 2r होता है ना, तो डायमीटर का रेडियस क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी डायमीटर का एरर कितना रहा, 2% ही रहेगा, समझ पा रहे हैं ना, डायमीटर का 2% आ गया, और ये Q है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हो गया, ठीक है ना, यही आया हमारा। तो आप डायरेक्ट ऐसा सोचेंगे, देखो डायमीटर या रेडियस एक लेंथ है तो 1 डायमेंशन बातें हुआ ना, तो पावर 1 यानी कि रेडियस का ही रह जाएगा, एरिया, एरिया कैसा है 2 डायमेंशन चीज होता है ना, कोई भी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, डायमेंशन क्या होता है एल स्क्वायर, यानी कि 2 बार लेंथ आएगा, तो रेडियस एक लेंथ है ना, 2 बार आया यानी 4%, और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब या एल क्यूब, वहां पे लेंथ कितनी बार आता है 3 टाइम्स, यानी कि इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा करो, या बेसिक फॉर्मूले से जाइए, जैसे मान लो वॉल्यूम में गए तो वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब, पर इसमें आपको फिर इतना करोगे टाइम जाएगा, पावर 3 है, ये तो हमारा कांस्टेंट है कोई काम का नहीं है, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में परसेंटेज एरर जो आएगा वो 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर हो जाएगा, इंटू 100 भी कर दो क्योंकि परसेंटेज एरर देख रहे हो, तो 3 इंटू आर का है 2%, आंसर हो गया 6%, ये तो ठीक है नोटबुक में लिखना है इसे लिखिए, पर थिंकिंग को इस तरीके से डेवलप कीजिए कि जैसे कभी भी रेडियस का मालूम है तो इस तरीके में आपको सिर्फ देखो कितनी बार रेडियस यूज होगा, कितनी बार का मतलब आर स्क्वायर है मतलब 2 बार यूज हो रहा है, आर क्यू है तो 3 बार यूज हो रहा है। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग, इस टाइप का क्वेश्चन पर कई बार आया है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए,
फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड का एरर दिया हुआ है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2%। आप सिर्फ फाइन कट कर दीजिए, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड इज 2% एंड इन लेंथ 1% एंड इन लेंथ 1%। फाइन परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी, परसेंटेज एरर इन स्मॉल जी का परसेंटेज एरर निकाल। तो आपको पहले एक तो फॉर्मूला चाहिए ना जी के लिए, जिसमें टाइम भी आता हो और लेंथ भी आता हो। तो कैसे निकालेंगे? टी के फॉर्मूले से सिंपल पेंडुलम निकालते ना। देखिए अभी ये यूनिट डायमेंशन प्रूफ भी किए थे, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब इसको पहले जी के लिए फॉर्मूला बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी। जी को इधर भेज दो, तो जी इक्वल टू हो गया 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई टी स्क्वायर। अब चलिए जी के लिए परसेंटेज एरर चाहिए। अब ऐसा लिखो या डायरेक्ट कीजिए, आपकी मर्जी, डायरेक्ट करने की आदत डाली। यही है जी का परसेंटेज एरर। ये 4 पाई खत्म हो गया, अब एल का करो, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस टी की पावर 2 है तो 2 टाइम्स हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। अब परसेंटेज एरर दिया हुआ है, ये पूरे का वैल्यू दिया हुआ है, लेंथ में परसेंटेज एरर है 1% प्लस 2 इंटू टाइम में परसेंटेज एरर है 2%, ये हो गया 1% प्लस 4%, यानी आ गया 5%। और यही तो है पूरा परसेंटेज एरर जी का, यही है परसेंटेज एरर जी का। बताइए कहीं पे दिक्कत है? नहीं ना। चलिए तो ये अपना एरर कंप्लीट हो गया। हाँ जी, तो चलिए ये अपना एरर पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हेडिंग बनाइए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लास्ट टॉपिक हेडिंग बना दीजिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देखो हमें क्या पढ़ना है, हमें दो ही इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। एक का नाम है वर्नियर कैलिपर, एक का नाम है स्क्रू गेज। इसमें यही पढ़ेंगे। जैसे करंट में आएंगे तो करंट जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर और एमीटर को। तो हर चैप्टर में, अच्छा अपनी सिलेबस में देखोगे ये पूरा एक अलग से सेटअप बनाया है, मतलब अलग से लिखा है। नीट की सिलेबस देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल करके लिखा है, तो ये सब वही इसी में आता है, एक्सपेरिमेंटल स्किल में। बातें समझ पा रहे हैं? तो अभी आप यूनिट डायमेंशन में जाओगे तो वहां पर ये सिलेबस में नहीं दिखेगा कि वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज है। वो कहां दिखेगा? एक्सपेरिमेंटल स्किल जो दिया है 10-12 एक्सपेरिमेंट, जिसे आप 9th और 11 12 में परफॉर्म किए हैं, वो सब आपको वहां पे पढ़ना है। आइए, तो इसमें पहली चीज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पहली चीज आपको जो समझना है वो समझना है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कि भाई ये लिस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट देखो लिस्ट मतलब मिनिमम और काउंट मतलब काउंट करना। तो इंस्ट्रूमेंट से जो भी चीजें काउंट कर रहे हो, काउंट क्या है? एक मेजरिंग का तरीका है। तो उस मेजर करने में जो काउंट कर रहे हो उसकी मिनिमम वैल्यू कितना आप काउंट कर सकते हो। जैसे अपने पास मान लो एक स्केल है, चलिए यहीं से बातें करते हैं। मान लो एक स्केल है, ये सिंपल स्केल हमारे पास आपके पास है। अब इसमें मिनिमम कितना वैल्यू इससे मेजर कर सकते हो? जैसे मैक्सिमम तो ठीक है, ये 15 मीटर का है, 15 सेंटीमीटर अगर 15 कर सकते हो, ये तो छोटा पार्ट है। एक्चुअल में मीटर स्केल, इसका टेक्निकल नाम क्या है? मीटर स्केल। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इसकी एक्चुअल लेंथ कितना होना चाहिए? 1 मीटर का। ये आपको सुविधा हो इसलिए छोटा सा आपको दिया गया कि आप इसको अच्छे से रख सके पास में, पर इसका नाम मीटर स्केल है, इसकी लेंथ 1 मीटर का होता है। ओके, तो मैक्सिमम की बात ही नहीं है, बात है मिनिमम की। क्या इससे 15 सेंटीमीटर के अलावा ज्यादा नहीं मेजर कर सकते? मान लो अगर एक लेंथ है, मान लीजिए एक लेंथ है 30 सेंटीमीटर का, या इतना बड़ा लेंथ हम मेजर कर लेंगे। अच्छा हम बोलेंगे यहां तक 15 है, फिर 15 हो गया, फिर 15 हो गया, ऐसा करके तो हम मेजर कर सकते। तो किसी इंस्ट्रूमेंट से, मान लो ये स्केल है, इससे लंबाई जितना मन है उतना मेजर कीजिए। हाँ ज्यादा मेहनत लगेगा वो अलग बात है। मैं इस पूरे रूम की लंबाई इससे मेजर कर सकता हूं। कर सकते या नहीं कर सकते? कर सकते ना। पर अब सवाल है कि मैक्सिमम में नहीं जाना है, हमें कहां जाना है? मिनिमम में, लिस्ट में।
इससे मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? बताओ, आपकी जो स्केल है आपके पास, उसमें मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? तो इसकी सबसे पहली जो डिवीजन है, इसमें बहुत सारा डिवीजन है, ये ऐसा ही रहता है ना। देखो मैं यहां पे बना रहा हूं, जैसे मान लो ये आपका 0 है, ठीक है, यहां के बाद 1 है, यहां के बाद 2 है, ये 1 2 क्या है? ये सेंटीमीटर, ये 1 2 क्या है? सेंटीमीटर। लास्ट 15 है इसमें, पर 1 के बीच में फिर से 10 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 ऐसा करके फिर से 10 डिवीजन है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे मिनिमम वैल्यू तो इतना ही मेजर कर सकते हैं ना, ये वाला वैल्यू इस डिवीजन तक आएगा तो आप बोलेंगे 1 सेंटीमीटर का वो 10 पार्ट है। 1 सेंटीमीटर का कितना है? 10 पार्ट, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? या इसी को mm में बोलेंगे, mm कितना होता है? कितना mm हो जाएगा? 1 mm, या हम बोल सकते हैं 1 mm। यानी ये जो सिंपल मीटर स्केल है, उससे हम मिनिमम वैल्यू कितना मेजर कर सकते हैं? 1 mm। तो कहलाएगा मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm होता है। लिस्ट काउंट को शॉर्ट में LC बोला करेंगे। तो लिस्ट काउंट जो है LC ऑफ मीटर स्केल, ये होता है 1 mm बोल दो या 0.1 सेंटीमीटर बोल दो। कैसे निकाले, समझ पाए ना? ठीक है, मुझे बताइए, आपके सामने जो एक घड़ी है, आपके सामने जो वॉच है, इसका लिस्ट काउंट कितना है? 1 सेकेंड। मिनिमम कितना टाइम ड्यूरेशन इसमें मेजर कर सकते हैं? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं कर सकते। इसको देखेंगे तो जैसे आपका जो वॉच है, सिंपल वॉच, अब देखो स्टॉप वॉच आता है, बहुत सारा वॉच है, वो अलग बात है। सिंपल वॉच का जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट ऑफ सिंपल वॉच जो है, ये है 1 सेकेंड। ठीक है, तो लिस्ट काउंट का मतलब आई थिंक अब आपको समझ में आ गया। लिस्ट काउंट का मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट का वो वैल्यू जितना मिनिमम वो मेजर कर सकता है। क्लियर है मेरी बात? तो इसी तरीके से हमें अब क्या है कि मान लो अपने पास जो स्केल है, लेंथ मेजर करना है, अपने पास जो स्केल है वो 1 mm से कम मेजर नहीं कर सकता। अब हमको इससे कम मेजर करना है। मान लीजिए आपकी हेयर है, उसकी थिकनेस मेजर करना है, बहुत छोटा होता है। या मान लीजिए आपका जैसे ये पेज है, तो इसकी ये थिकनेस मेजर करना है। अब ये 1 सेंटीमीटर का या 1 mm का तो है नहीं थिकनेस, 1 mm से बहुत छोटा है। अब इसकी थिकनेस कैसे मेजर करेंगे? मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप जब लैब में जाएंगे तो जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L बाय A। अब ये एरिया क्या होता है? तो वायर कैसा होता है आपके पास? ऐसा वायर का शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल। तो इस एरिया का फॉर्मूला क्या बनाओगे? रो L बाय पाई R स्क्वायर। लेंथ तो वायर का नाप लेंगे किसी भी चीज से, क्योंकि लेंथ तो लंबा होगा, पर ये जो रेडियस चाहिए, रेडियस कैसे मेजर करेंगे? डायमीटर से। हम एक वायर लेंगे, उस वायर की मान लो ये अगर वायर है तो इसकी डायमीटर मेजर कर लिए। डायमीटर जब मेजर हो गया तो उसका आधा रेडियस हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब वायर कितना पतला होता है देखते हैं, तो वो आपका 1 mm से भी छोटा है उसकी रेडियस। तो वो कैसे मेजर करेंगे? यानी कि हमें अब ऐसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है जो 1 mm से भी छोटा मेजर कर पाए। इसके लिए 2 इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। तो दोनों का लिस्ट काउंट यहीं पे मैं लिख देता हूं। लिस्ट काउंट ऑफ पहला इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। अच्छा, वर्नियर जो है ये आदमी का नाम है, इंडिया के बाहर पैदा होने पे ऐसा नाम मिलता है। तो वर्नियर कैलिपर एक स्केल ही है, जैसे मीटर स्केल इसी तरीके से वर्नियर कैलिपर भी एक स्केल है। और ये कितना मेजर करता है? तो ये जो 1 mm है ना, इसका भी 110 टाइम्स मेजर कर सकता था। मीटर स्केल क्या कर सकता था? 1 सेंटीमीटर का 110 टाइम्स। यानी कि 1 mm जो है, इसको भी ये 10 भाग में डिवाइड कर देगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.1 mm। तो वर्नियर कैलिपर 0.1 mm तक एक्यूरेट मेजर कर सकता है। अच्छा जी, इसके बाद एक और डिवाइस बना, इससे भी जब छोटा मेजर करना है तब तो बना दिए स्क्रू गॉज। तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। ठीक है, अब स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट, इसका भी 1/10 कर दिए, तो 0.1 mm
डिवाइडेड 10 यानी कि 0.01 mm। ठीक है, तो अपनी 12 की सिलेबस तक जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो मिनिमम यही है, इससे छोटा हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया यहां से कि लिस्ट, ये सब का लिस्ट काउंट नहीं पूछेगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोला। ये दो लिस्ट काउंट का वैल्यू, ये दो लिस्ट काउंट का वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, ये दो लिस्ट काउंट का वैल्यू याद रखना है। आप चाहो तो जैसे वर्नियर कैलिपर लिखे ना, यहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, इसमें भी लिख दीजिए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब हुआ नॉर्मल वर्नियर कैलिपर ऐसा होता है। अब डिजाइनर या एग्जाम में क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन कर दे तो वो अलग बात है। तो अगर सिंपली बोल दिया वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट तब तो ये आंसर हो जाएगा, स्क्रू गॉज का तो ये हो जाएगा। पर अगर क्वेश्चन में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है तब हम डायरेक्ट ये आंसर नहीं दे पाएंगे। तो अगली चीज है हमें दोनों का, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला डिराइव करना, ताकि एग्जाम में अगर कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करे, जैसे इस बार का क्वेश्चन था उसमें कुछ नंबर ऑफ डिवीजन n-1 ऐसा बोल के दिया था क्वेश्चन, याद आ रहा है? तो वहां पे डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं होगा, वहां पर फॉर्मूले से आएगा। ऑप्शन में फॉर्मूला ही था 4, कोई वैल्यू नहीं था। तो आइए एक एक करके सीखेंगे। तो हेडिंग बनाइए वर्नियर कैलिपर। लिस्ट काउंट में किसी को दिक्कत दिमाग में बैठ गया? जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है वही है उसकी लिस्ट काउंट। अब हम दो इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर। एग्जाम में 3 चीजें पूछा जाता है वर्नियर कैलिपर से भी स्क्रू गॉज से। क्या क्या? पहली चीज लिस्ट काउंट, तो उसका फॉर्मूला सीखेंगे। दूसरी चीज जीरो एरर, एक एरर होता है जीरो एरर, वो भी समझेंगे। और तीसरा वो आपसे रीडिंग पूछेगा, तो रीडिंग लेना। अच्छा, लैब में यूज किए आप में से कोई? हेलो, 11th में यूज करना था, किए थे? तो मैं जो डायग्राम बनाऊंगा आपको समझ में आएगा। जो बच्चे तुम बिल्कुल नहीं देखें उसको थोड़ा इमेजिन करने में दिक्कत होगा, पर आप थोड़ा याद कीजिएगा। तो पहले जल्दी से आप माइंड में वर्नियर कैलिपर का डायग्राम याद कीजिए जो लैब में किए थे। और मैं यहां पर आपको वर्नियर कैलिपर बना रहा हूं। ठीक है, देखिए, तो वर्नियर कैलिपर लिखे, हेडिंग दिए वर्नियर कैलिपर। देखिए वर्नियर कैलिपर कैसा होता है, इसमें 2 स्केल रहता है। ठीक है, एक ये स्केल हो गया। ठीक है, ये फिक्स स्केल है, इसका नाम होगा मेन स्केल। ये जो है फिक्स है, ये मूव नहीं करेगा, ये फिक्स है। ठीक है, और जो फिक्स है यही है मेन स्केल, इसका नाम है मेन स्केल। शॉर्ट में हम लोग MS बोला करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ एक मूवेबल स्केल होता है। मूवेबल स्केल कैसा होता है? उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो देखो मूवेबल स्केल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने नीचे एक पार्ट बनाया ये पूरा एक स्केल है। ये जो स्केल है ये स्केल होता है मूवेबल, और इसी का नाम है वर्नियर स्केल। ठीक है, अब 2 स्केल, एक ऊपर लाइन देख रहा है, एक नीचे लाइन दिख रहा है। मान लो ये 2 स्केल है, एक ऊपर वाला लाइन मेन स्केल। मेन स्केल कौन सा स्केल होता है? यही स्केल जो आपका नॉर्मल स्केल है, ऐसा ही स्केल होता है। और नीचे वाला वर्नियर स्केल जिसमें बस 10 डिवीजन होता है। तो देखो मैं इसको डायग्राम बना रहा हूं। तो ये जो मूवेबल है ना, ये पूरा पार्ट मूव कर सकता है। कौन सा पूरा पार्ट? ये देखो, ये जो मैंने कलर किया ये पूरा का पूरा पार्ट आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, और ये जब यहां से हटेगा तो यहां पे जो गैप बनेगा उसी गैप में आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे जिससे आपको मेजर करना। मानो मुझे इसे मेजर करना है, इसकी डायमीटर मेजर करना है, तो ये यहीं रहेगा, ये नहीं हिलेगा। आप इसको पीछे ले जाएंगे, इसको यहां रख करेंगे, उसको छोड़ देंगे, ये इधर आकर चिपक जाएगा। तो ये आपका फिक्स एंड है। मान लो ये आपका फिक्स है, पहले ये दोनों ऐसा है, देखो नीचे यहां सटा हुआ है, तो ये दोनों ऐसा है। अब जो ऑब्जेक्ट को चाहिए ये हमारा फिक्स है, इसको पीछे किए, बीच में रखा, उसको ये दबा दिया। अब मानो इसे मेजर करना है, ये इसका फिक्स है, ये इसको दबा देगा ऐसा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और वही रीडिंग आ जाएगा।
तो ये जो मूवेबल पार्ट है वही है वर्नियर स्केल, और ऊपर वाला फिक्स है। अब दोनों स्केल में रीडिंग रहता है, रीडिंग मतलब हमारा नंबर किया हुआ है। तो देखिए नंबर दे दीजिए, नंबर के लिए मैं कोई दूसरा कलर ले रहा हूं, रेड ले रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां पे फर्स्ट जो है ये तो 0 होगा, सिंपल, ये सिंपल स्केल है। अब ये 10 डिवीजन में रहेगा, तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 है पर ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा सेंटीमीटर में, ये क्या है इसमें सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसी तरीके से आगे भी होगा, ऐसा जितना भी हो। अब नीचे जो है, नीचे इसका जो डिवीजन है, 0 तो यहां पर है, 0 तो यहां पर है, ठीक है। अब इसका जो 10 डिवीजन है ये इसके 9 के पास ही होता है, यही है इसका ट्रिक है। ये जो इसका 9 डिवीजन दिख रहा है, यहीं पे नीचे वाला का 10 डिवीजन होता है। यहां पर जो डिवीजन है यही 10 डिवीजन है, और यहां से वहां तक में 10 होगा। तो मानो ये आपका 0 था, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, 6 7 8 9 10। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो मैंने आपको वैल्यू बताया 0.1 mm, वो इसी के लिए वैलिड है जब मेन स्केल का 10 डिवीजन, सॉरी मेन स्केल का 9 डिवीजन, ये वैल्यू कितना है, ये 9 डिवीजन है ना जी, मैं यहां लिख रहा हूं 9th डिवीजन, 9th डिवीजन। रेट आप लोग को दिख रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा, ठीक है, ग्रीन में। तो ये जो 9 डिवीजन है, ये जो 9th डिवीजन है, ये 9 डिवीजन जब मैच करता है, मैच बोलो या कोइंसाइड बोलो, 9 डिवीजन मैच विथ, क्या कोइंसाइड विथ 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल का 9 डिवीजन मैच करता है वर्नियर स्केल के 10th डिवीजन से। ये है स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, मतलब नॉर्मल ऐसा ही होता है। अब अगर एग्जामिनर ने इसके अलावा अलग से क्वेश्चन दे दिया कि 20 डिवीजन ऑफ, मतलब 20 मेन स्केल की डिवीजन इसकी 10 स्केल से मैच कर रहा है, ऐसा कुछ दे दिया क्वेश्चन, तो उसको अभी फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर यही डाटा दिया है तब तो डायरेक्ट जो अभी हम लोग याद किए लिस्ट काउंट उसे लिख देंगे। क्लियर है मेरी बात है? तो ये स्टैंडर्ड हुआ, बाकी मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो आप ये समझ गए वर्नियर कैलिपर दिखता कैसे है, इसको मेजर कैसे करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लिस्ट काउंट को सीखते हैं, ठीक है। तो लिस्ट काउंट इसमें जो डिफाइन किया गया है, इसमें लिस्ट काउंट ऐसा डिफाइन किया गया है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये है लिस्ट काउंट का बेसिक फॉर्मूला। कोई भी मॉडिफिकेशन करे इसी फॉर्मूले से डिराइव होगा उसकी आंसर। जो हमारा आंसर आया था 0.01 mm, वो भी यहीं से आया था। चलिए यहां से चेक करते हैं कैसे आया था। अभी बताओ यहां पर, अब ये जो स्टैंडर्ड है, अभी बताइए 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना है, 1 मेन स्केल डिवीजन, इसकी वैल्यू कितना है? देखो पूरा 1 सेंटीमीटर, पर उसको कितना पार्ट में डिवाइड किए हो, 10, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा 1/10 सेंटीमीटर। तो 1 मेन स्केल कितना, पूरा 1 सेंटीमीटर, उसको 10 पार्ट में डिवाइड किए, तो एक पार्ट का वैल्यू हो गया 0.1 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? mm में बोलना है तो इसको बोलिए 1 mm। क्लियर है ना? तो 1 MHD का वैल्यू आ गया। 1 VHD निकालते हैं। 1 VHD का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिए। मुझे मालूम है कि 10 VHD यानी वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन किसके बराबर है, मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर। तो हम बोल सकते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। MHD जो लिख रहे हैं इसका मतलब हुआ मेन स्केल का डिवीजन। तो यहां से आप एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका आ गया 1 VHD इक्वल टू
9/10, ये नीचे गया मेन स्केल डिवीजन। क्या मेरी बात समझ पाए? अब चलिए आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे वैल्यू निकालेंगे? लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD का तो वैल्यू डायरेक्ट मालूम है, 1 VSD का वैल्यू आपको मिला 9/10 MSD, तो 9/10 MSD। ठीक है, अब इस दोनों में MSD कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 1 और इधर बचेगा 9/10। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? देखिए, लिस्ट काउंट इक्वल टू MSD इंटू, ये देखो 10 जाएगा ना, 10 माइनस 9 1, ये हो गया 1 और नीचे क्या बचा हुआ है? 10। तो लिस्ट काउंट आपका हो गया, MSD का वैल्यू आपने निकाला है 1 mm, तो 1 mm इंटू 1/10 यानी कि 1 mm/10। यही मैं आपको बोल रहा था कि सिंपल स्केल सिर्फ 1 mm मेजर करता है, ये 1 mm को भी 10 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसका जो लिस्ट काउंट आ गया, ये आ गया 0.1 mm। यही मैंने आपको याद कराया था। आपको ये वैल्यू का कैलकुलेशन याद नहीं करना है, क्योंकि आपने ये वैल्यू डायरेक्ट याद कर रखा है, पर ये प्रोसेस समझना है, ताकि अगर एग्जाम में कुछ मॉडिफिकेशन किया कि इसकी 9 डिवीजन उसके 10 डिवीजन से मैच नहीं करके वो बोला 20 डिवीजन 15 डिवीजन से मैच किया, तो वैल्यू बदल जाएगा। और एग्जाम में उस टाइप का कई बार क्वेश्चन आया है। तो ये पूरा प्रोसेस समझ जाइए कि लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं। फिर एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बनाएंगे, पर वो फॉर्मूला याद रखना बहुत ही मुश्किल है। चलिए आप इसे नोट करिए। देखो, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा वर्नियर कैलिपर, क्योंकि फिजिकल चीजें है ना, अगर आप लैब किए होंगे तब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ आत्माएं ऐसे होंगे जो स्कूल में लैब ही नहीं किए। लैब पीरियड आप लोग सीरियस करते थे? VSD MSD में दिक्कत हो रहा है, तो मैं यहाँ पे उसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ। VSD का मतलब है वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। और MSD का मतलब है मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन। इसी को शॉर्ट में VSD MSD लिखा करेंगे। चलिए एक देखो जनरलाइज फॉर्मूला बनाते हैं। जनरलाइज मतलब अभी 10 और 9 को लेकर बनाए लिस्ट काउंट, पर अगर जनरल कुछ भी दे दे A और B तो उसको लेकर एक बनाते हैं। तो जल्दी से बोर्ड वर्क कंप्लीट करें, जिनका रिमेनिंग है, जिनका रिमेनिंग है जल्दी से कंप्लीट करें। ठीक है, आइए तो एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। हम लोग मान लेते हैं लेट ए मेन स्केल डिवीजन मैच या कॉन्साइड। एग्जाम में वर्ड लिखा हुआ मिलेगा कॉन्साइड, यही मैच विथ जो लिखे इसकी जगह लिखा रहेगा कॉन्साइड। तो लेट AMSD कॉन्साइड विथ VSD। अब ये A और B का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो इस केस में लिस्ट काउंट क्या होगा, एक जनरलाइज फॉर्मूला बना लेते हैं। तो देयरफॉर फॉर लिस्ट काउंट हम करेंगे 1 MSD माइनस 1 VSD। अच्छा पहले VSD VSD का वैल्यू तो निकाल लो। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, यहां दिया हुआ है BVSD मैच कर रहा है AMSD से, मुझे AMSD नहीं चाहिए, मुझे 1 VSD चाहिए। तो 1 VSD हो जाएगा A/B MSD। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। ये तो होता ही है, ये आपका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला। देखो 1 MSD की जगह 1 MSD लिख दीजिए और माइनस 1 VSD की जगह A/B MSD लिख सकते हैं, A/B MSD। मैं इधर का मिटा रहा हूं, आई होप आपका हो गया। तो यहां पर देखिए लिस्ट काउंट के लिए क्या फॉर्मूला बनकर आया,
आप MSD कॉमन ले लीजिए, देखो प्रोसेस सेम है, वहां पे डिजिट लेकर किए थे, यहाँ जनरलाइज कर लिए। तो 1 MSD कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा A/B, ठीक है। तो फाइनल हम लोग बना लेते हैं, लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका देखो एलसीएम लो तो ये हो जाएगा B माइनस A, तो B माइनस A और नीचे B रह जाएगा इंटू MSD, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मुझे तो आज तक याद नहीं हो पाया, आप याद कर सकते हैं कर लीजिए, पर इससे कैलकुलेशन कई स्टेप बच जाएगा, तो आपको टाइम बच जाएगा। अब बस आपको ए और बी में करना है। अच्छा, इसमें भी अगर कभी कंफ्यूजन हो कि भाई ए किसका है बी किसका है, मतलब जैसे यहां पर ए है एमएसडी का, बी है बीएसडी का, कौन किसका है, तो ज्यादा में कम को माइनस कर देंगे, सीधी सी बात है। निगेटिव में लिस्ट काउंट तो आता नहीं है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। लिस्ट काउंट कोई वैल्यू निगेटिव तो आएगा नहीं, लिस्ट काउंट है मिनिमम वैल्यू जिसको मेजर कर सकता है, निगेटिव को कौन मेजर करेगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। तो जो आपको बोल दिया, मान लो ऐसा कि 50 मेन स्केल डिवीजन, मतलब कुछ भी n मेन स्केल डिवीजन n-1 वर्नियर स्केल से मैच किया, या ऐसा कुछ भी दे दे, हालांकि वर्नियर स्केल हमेशा ज्यादा होगा, n+1 होगा कुछ भी, तो आप ज्यादा वाला को b मान लेंगे, कम वाले को a मान लेंगे, ये टर्म तो पॉजिटिव रहेगा ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इससे ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इस बार जो क्वेश्चन आया था इसी फॉर्मूले पर आया था, वहां पर यही था n और n-1, सॉरी n+1 था, मेन स्केल का n डिवीजन वर्नियर स्केल के n+1 से मैच किया, वही बात है। देखो इसका 9 इसका 10 से मैच किया, इसका n इसका n+1 से मैच किया, तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया था इस बार। चलिए, तो ये आपका वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट हो गया, ये फॉर्मूला भी बना लीजिए, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसकी रीडिंग निकालना सीखेंगे, रीडिंग निकालना सीखेंगे। प्लीज नीचे मैंने जो फॉर्मूला दिया है फिर से इसे लिख लीजिए, फिर से इसे लिख लीजिए, क्वेश्चन करें, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, ये वाली कहानी, 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। 1 centimeter of main scale is divided into 10 equal parts and 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD लिख सकते हैं शॉर्ट में, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 16 MSD, 16 मेन स्केल डिवीजन, 16 मेन स्केल डिवीजन। तो देखो इस बार क्या बोल रहा है, 20 वर्नियर का 16 MSD से कोइंसाइड किया, फाइंड लिस्ट काउंट, फाइंड लिस्ट काउंट। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको दो डाटा दिया है, एक है 16 एक है 20, आपके पास एक डाटा है 16 एक डाटा है 20, बोलो बी क्या होगा, 20 ज्यादा होगा ना, तो इसको हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं, 20 माइनस 60/20, बी का वैल्यू 20 हो गया। अब 1 MSD का वैल्यू कितना होगा, MSD, तो MSD के लिए बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो है ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है ना, तो ये 1 सेंटीमीटर बाय 10 कर दीजिए, यही हो गया इसका आंसर, 4/20 इंटू 1/10, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स में, 1/50, सही है ना, 1/50, तो ये कितना हो जाएगा 0.02, है ना, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा, तो फिर ऐसा भी चल जाइए, यहां से यहां लिख दीजिए 16 MSD 20 MSD इक्वल टू 16 MSD 20 VSD, ये दिया है 20 इक्वल टू 16 MSD। अब ऐसा करके फिर से यहां तक पहुंच जाएंगे, सॉल्व तो कर ही देंगे। 0.02 सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर भी लिख लीजिए, अगर mm है तो 0.02 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं,
तो कितने से कितना का भी कोइंसाइड कराए क्वेश्चन में आप निकाल पाएंगे लिस्ट काउंट। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, सब ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन लिस्ट काउंट ही है, क्योंकि इसमें डायग्राम वगैरह का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और एग्जाम में डायग्राम नहीं देता है ज्यादातर क्वेश्चन में, बाकी में उसे थोड़ा डायग्राम देना पड़ेगा। और लिस्ट काउंट निकालने के लिए वर्ड से काम चल जाता है, किसी तरीके से बस उसको इतना बता देना है कौन सा डिवीजन मेन स्केल का कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल से मैच किया है। इसलिए आप देखेंगे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स लिस्ट काउंट ही पूछा जाता है। क्लियर है ना मेरी बातें? अब हम लोग इसकी रीडिंग निकालना सीखते हैं कि किसी भी मेन स्केल का रीडिंग कैसे लेते हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए, आई होप आप सभी का हो गया। तो आइए इसी के नीचे मैं लिख रहा हूं। तो अभी इसकी रीडिंग कैसे लेंगे, रीडिंग। अब इसकी रीडिंग के लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मेन स्केल रीडिंग, MSR। MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। ठीक है, तो ये तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, ये तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। सब क्या है मैं लिख दे रहा हूं। MSR है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। अब ये निकालते कैसे हैं? तो वर्नियर स्केल का जीरो जहां पे कोइंसाइड करेगा, फिर से समझो, वर्नियर स्केल का जीरो, ये जीरो अभी जीरो से कोइंसाइड कर गया, ये जीरो जीरो एक दूसरे के सामने, समझ पा रहे हैं? तो अभी इसका मेन स्केल का रीडिंग जीरो, अभी कुछ है ही नहीं। अदरवाइज ये आगे जाता, इसको उधर खींचते और बीच में सामान रखते, ऑब्जेक्ट रखते, तो ये जीरो उधर भाग जाता। मानो ये जीरो यहां पे कोइंसाइड किया तो मेन स्केल का वैल्यू कितना हो जाता? 1 सेंटीमीटर। तो ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे जहां पर जीरो जो है वर्नियर स्केल का कोइंसाइड करेगा। तो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड। जहां पर वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड करेगा मेन स्केल से, वही होगा मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, लिस्ट काउंट समझ गए, VSR लिख देते हैं। इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल रीडिंग। ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, कहीं ना कहीं, बहुत ध्यान समझिए, एक सेकंड बच्चे बहुत ध्यान देखें। याद आ रहा है लैब में निकालते थे, ये किसे निकालते थे वर्नियर स्केल? कोई एक जगह ऐसा होता था जहां पे इसकी लाइन और इसकी लाइन जस्ट एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाता था। जैसे इस केस में देखो, एक 0 10 कोइंसाइड किया हुआ है और ये 10 कोइंसाइड किया हुआ है 9 से, समझ पा रहे हैं? तो वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल से कोइंसाइड करेगा उसको बोलेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान समझो। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगा? वर्नियर स्केल का डिवीजन जो कि मेन स्केल से 100% कोइंसाइड कर जाएगा, है ना? ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। तो PSD which वर्नियर स्केल डिवीजन which coincide with मेन स्केल, मेन स्केल के कौन डिवीजन से, मेन स्केल डिवीजन ही लिख दो, which coincide with MSD, मैं ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, लिस्ट काउंट पे तो पूरी कहानी समझ ही गए। अब जीरो एरर, ZE है क्या जीरो एरर, वो अभी हम समझेंगे। सिर्फ ये लिख दीजिए नीचे, ZE है क्या? ZE है अपना जीरो एरर। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखिए। अब हम जीरो एरर निकालना सीखेंगे, बाकी आप लिस्ट काउंट निकालना सीख गए और ये तो बस रीडिंग है, इसलिए रीडिंग नहीं पूछा जाता है।
दो ही चीज पूछा जाता है, या तो जीरो एरर पूछेगा नहीं तो लिस्ट काउंट पूछेगा। पूरा रीडिंग बहुत सारी चीजें हैं और कहीं ना कहीं उसको डायग्राम देना पड़ेगा। जेई एडवांस पूछता है, वो क्या करता है, इतना बड़ा क्वेश्चन देता है पैराग्राफ टाइप का, डायग्राम भी दे देगा और फिर आपसे निकलवाएगा। इससे जेई एडवांस का भी टॉपिक आता है क्वेश्चन। चलिए हेडिंग बनाइए जीरो एरर, ठीक है, एक हेडिंग बनाइए जीरो एरर। अब जीरो एरर होता है क्या, पहले ये समझो, ये माइनस क्यों किए जीरो एरर, ये समझिए। पहली बात है तो ये एरर, समझ पा रहे हैं, है तो ये एरर ही। जीरो एरर नाम क्यों पड़ा और उसको माइनस ये क्यों किया? अभी तक जो भी एरर होता था उसको कैसे लिखते थे, प्लस माइनस में ना, पर इसको माइनस ही क्यों लिखते हैं, इसको भी जरा समझिए। देखो मान लो आप किसी दुकानदार के पास गए, शॉपकीपर के पास, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल वेट मशीन होता है, देखे ना, जिसमें आप वजन नापते हैं, उसमें मान लो कोई वजन नहीं रखा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है और वो 1 kg रीडिंग शो कर रहा है। मान लो ये आपका एक वेट मशीन है, शॉपकीपर के पास ये एक वेट मशीन है, मान लो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है और ये इसका डिस्प्ले यहाँ पे लिख रहा है 1 kg, ठीक है। अब मान लो इसमें तुम ना कोई 5 kg ऑब्जेक्ट रखे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखे 5 kg का, 5 kg का, तो बताओ ये रीडिंग क्या दिखाएगा, 6 kg। ये रीडिंग क्या दिखाएगा, 6 kg का। पर आपको अगर ओरिजिनल रीडिंग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 6 kg माइनस 1 kg, तब ना आएगा 5 kg। फिर से समझो, मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट रखे थे, ये जो ऑब्जेक्ट रखे थे, ये ऑब्जेक्ट था 10 kg का, ठीक है। तो कोई इसकी डिस्प्ले क्या दिखाएगा उसको, 11 kg। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ओरिजिनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1 यानी कि 10 kg। कहीं पे कोई दिक्कत? अब मान लो आपको वेट नहीं पता है, आपको एक ऑब्जेक्ट रखे जिसका आपको वेट ही नहीं पता है, ठीक है, मान लो आपको कोई वेट ही नहीं पता है, ठीक है, आपको वेट पता ही नहीं है। इसकी जब आप रीडिंग देखे, इसकी डिस्प्ले देखे, तो इसमें दिख रहा है ये 20 kg। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं इसका वेट कितना होगा, 19 kg। कैसे किए, 1 kg को माइनस किए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यही 1 kg है जीरो एरर। क्यों जीरो एरर? क्योंकि जब वैल्यू जीरो होना चाहिए था तब 1 दिखा रहा है, जब इस पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वैल्यू कितना दिखाना चाहिए था, जीरो। ये वैल्यू तो 0 kg दिखाना चाहिए था, पर ये दिखाने लगा 1, ये दिखाने लगा 1, तो हम क्या बोले, ये इसका जीरो एरर है। तो जब वैल्यू जीरो होना चाहिए तो वहां पर जो एरर दिखाता है उसी को क्या बोलते हैं, जीरो एरर। तो उसको कभी भी प्लस नहीं करेंगे, उसको हमेशा क्या करेंगे, माइनस। समझ पा रहे हैं, वो ऑलरेडी ज्यादा है ना, क्लियर है। फिर समझो, जैसे मान लीजिए आपका जो स्केल है, हमारा जो ये स्केल है, अब ये स्केल शुरू होना चाहिए था जीरो से, ये जीरो शुरू होना चाहिए था, जीरो फिर 1 2 ऐसा करके 15 है। अब ये शुरुआत ही करता मानो 2 से, यहां होता 2 3 4 5 ऐसा करके 17। ये शुरुआत जीरो से नहीं होकर कितना से हो रहा है, 2 से। तो इसका जीरो एरर कितना हुआ, इसका जीरो एरर कितना हुआ जी, 2। हमेशा 2 ज्यादा ये दिखाएगा। कोई 10 सेंटीमीटर का चीज मेजर करोगे तो ये कितना मेजर करके बताएगा, 12 ना, क्योंकि इसकी 12 की लाइन वहां तक पहुंच जाएगा। है 10 ही, पर ये 2 से शुरू हुआ तो इसलिए 2 ज्यादा दिखा रहा है। तो आपको जो भी रीडिंग आएगा उसमें 2 क्या करना पड़ेगा, माइनस। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी को बोलते हैं जीरो एरर, ठीक है, ओके। तो आइए यहां पर, ये तो हो गया जनरल बातें, अब इसमें यहां पे समझते हैं। तो अपना टॉपिक हो गया जीरो एरर। पहली बात ये बताओ ये कैसा एरर है। हम लोग समझे थे शुरुआत में ही, एरर दो ही टाइप का हो सकता है, एक का नाम है रैंडम एरर और एक का नाम है सिस्टमेटिक एरर। जो सिस्टम है, ये किसका एरर है, सिस्टम, रैंडम तो नहीं है, सिस्टमेटिक है। और सिस्टमेटिक के अंदर भी समझे थे, एक होता है पर्सनल एरर, आदमी वाहियात है, उसको मेजर करने नहीं आ रहा है, और दूसरा समान वाहियात है, इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम। ये कौन सा एरर हो गया, इंस्ट्रूमेंट। लिखिए, इट इज ए इंस्ट्रूमेंटल एरर। जीरो एरर क्या है,
ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है, इट इज ए इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना। ओके, अब ये एरर कब शो होता है, कब दिखता है, तो शुरुआत में ही दिख जाता है, ये बात समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, अब जीरो एरर ना तीन तरीके का होता है, एक को बोलते हैं जीरो एरर है ही नहीं, मतलब जीरो उसकी वैल्यू ही हो गया, एक बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, एक को बोलते हैं निगेटिव जीरो एरर। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो अब फिर से तीन डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम में ना थोड़ा रफली बना रहा हूं। तो रफली बनाने का मतलब, मान लिया ये है मेन स्केल, मेन स्केल, और इसके नीचे आप जानते हैं इसके नीचे क्या होता है, वर्नियर स्केल, तो इसको बोल दिया वर्नियर